हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी हड़प्पा सभ्यता ईंटें मनके तथा अस्थियां करने वाले हैं। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट दोस्तों जिन विद्यार्थियों द्वारा नहीं देखा गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और इस पूरे पार्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे स्किप ना करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सामाजिक विभिन्नता। हड़प्पा समाज की सामाजिक विभिन्नता का जो सबसे सटीक और सबसे सही दोस्तों जो अनुमान लगाया जाता है वो है हड़प्पा सभ्यता में शवों के दफनाने के तरीकों से, जिसे हम हड़प्पा समाज के समाधान के तरीके भी कहते हैं। जी हाँ, समाधान यानी शवों को दफनाने का तरीका। जी क्या कहलाता था? समाधान। तो हड़प्पा समाज में दोस्तों जो मृत शरीरों को दफनाने का तरीका था, उसी के आधार पर हम हड़प्पा समाज की भिन्नता का सही और सटीक जो है अनुमान लगाते हैं। क्योंकि हमें हड़प्पा समाज में ऐसे बहुत से कब्रें, ऐसे बहुत से गर्त मिले हैं जो भिन्नता को बताते हैं। यानी कुछ कब्र दोस्तों ऐसी मिली हैं जो बिल्कुल सिंपल कब्र थी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनके साथ किसी प्रकार कोई मृदभांड, कोई आभूषण नहीं दिखाया गया है। तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो कब्र है ये निम्न वर्ग के लोगों की थी, या आप कह सकते हैं कि ये कारीगर या वो छोटे वर्ग के लोग थे जो उनकी कब्र हुआ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ समाधान में ऐसे मिले हैं जिस समाधानों के साथ, जिस शरीरों के साथ आभूषण, मनके, मृदभांड आदि मिले हैं। तो जो समाधान होता था दोस्तों, यानी शवों का जो दफनाने का तरीका होता था, तो हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों को प्राय गर्त में दफनाया गया था। गर्त यानी कब्र आप कह सकते हैं। कभी कभी समाधान के गर्त की बनावट यानी गड्ढे की जो बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंट की चिनाई भी, ईंटे की जो चिनाई होती थी वो की गई थी। और कुछ जो कब्र है, जो कुछ गर्त है, वो बिल्कुल प्लेन थी। तो इससे भी हमें हड़प्पा समाज में सामाजिक भिन्नता का पता लगता है। जिसकी कब्र पर हम देखा ईंटों की चिनाई की गई है, तो वो हो सकता है कि वो अमीर वर्ग या उच्च वर्ग या हो, या राजा से संबंधित वर्ग हो। जिसकी कब्र पर चिनाई नहीं की गई है, जो वो साक्ष्य मिले हैं, तो वो हम अनुमान लगाते हैं हो सकता है ये मजदूर वर्ग हो या निम्न वर्ग के लोग हो। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी दफना दिए जाते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों शायद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि हम पक्का नहीं कह सकते दोस्तों, जब तक कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर पढ़ लिया जाएगा तो बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो पढ़ा ही नहीं गया है। क्लियर? तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जो हमें गर्त मिला है, एक जो समाधान मिला है, उस समाधान के साथ ये मृदभांड जो हैं आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि कैसे जो मृदभांड यहाँ पर मिले हैं। और इन मृदभांडों के अंदर जो है, बर्तनों के अंदर आभूषण, मनके आदि भी मिले हुए हैं, जो यह प्रतीक है दोस्तों कि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और इनका अनुमान था, इनका मानना था कि जब ये दोबारा व्यक्ति जन्म लेगा तो ये सारे जो संसाधन हैं इसके साथ वो वापस आ जाएंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के सावधान। जी हाँ, पुरुष तथा महिलाओं के दोनों के सावधान जो है आभूषण मिले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों से मिले, या ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं से मिले, दोनों के शवों से जो है दफनाए जाने तरीकों से हमें वहाँ पर आभूषण मिले हैं। कब्रों में से तांबे के दर्पण और मनके और आभूषण आदि मिले हैं, जो यह हमें अनुमान हम लगाते हैं कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अपने साथ, या जो लोग मर जाते थे, उनके चाहने वाले, उनके ज़रूरी सामान उनके साथ दफना दिया करते थे। जैसे अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में जब शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उनके साथ उनकी जो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं वो भी वहाँ पर रखी जाती हैं, जिससे वो उस चीज़ों को प्राप्त कर सके, ये कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी होता होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब बात करते हैं हम विलासता की वस्तुओं की। तो दोस्तों विलासता की जो वस्तुएं हैं, अगला टॉपिक हमारा,
तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और तरीका होता है, वह है विलासिता की वस्तुएं। यानी जो पुरातात्विद हैं, जो इतिहासकार हैं दोस्तों, हड़प्पा समाज की भिन्नताओं को पता लगाने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण सटीक जो साक्ष्य हैं, वो एक है समाधान और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। तो ये वो दूसरा तरीका है। तो दोस्तों जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं और दूसरी दुर्लभ वस्तुएं। ये जो रोज़मर्रा की उपयोग की वस्तुएं हैं दोस्तों, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन ये दुर्लभ वस्तुएं हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी और ये बहुत कम लोग इसका उपयोग करते थे। तो इस तरह से विलासिता की वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है हड़प्पा सभ्यता के दौरान। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो आभूषण हैं, जेवरात हैं, ये सब विलासिता की वस्तुएं हैं जो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, जैसे लाजवद मणिकाएँ, फायंस के आभूषण। ठीक दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये वो वस्तुएं हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लाने वाली थी, प्रयोग में लाई जाने वाली थी। तो ये इससे आधार पर भी हड़प्पा सभ्यता में हमें सामाजिक भिन्नताओं का पता आसानी से लगाया जा सकता है और इतिहासकार लगाते हैं। क्लियर। ठीक इसी तरह दोस्तों जो रोज़मर्रा की प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे कि चकिया, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार आदि, इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और ये आसानी से उपलब्ध थी। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया पहले दोस्तों, ये जो रोज़मर्रा की जो उपयोग की वस्तुएं थी, इन्हें दोस्तों पत्थरों से उकेरा गया था, यानी पत्थरों से बनाया गया था, जो आसानी से उपलब्ध थे। लेकिन ये दोस्तों जो विलासिता की वस्तुएं थी, जो दुर्लभ थी, ये आसानी से उपलब्ध नहीं थी, ये वाली। क्लियर। ठीक है। अब विलासिता या दुर्लभ वस्तुएं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे सोना, फायंस, मृत, आभूषण, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो उच्च वर्ग के लोग या हर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी अधिकतर अमीर लोग या उच्च वर्ग के लोग ही इसका इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए दुर्लभ रूप में पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता में, इतनी अधिकतर रूप में नहीं पाई गई हैं ये। क्लियर होगा दोस्तों ये भी टॉपिक। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। और ये पूरा अगर आप कहें तो ये नए सेशन जो CBSE द्वारा पैटर्न में बदलाव किया गया है, उसी पैटर्न के हिसाब से हमने इस वीडियो को पूरी तरीके से दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ऐड करी है जो CBSE द्वारा पूछे जा सकते हैं प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कला के बारे में। तो हड़प्पा संस्कृति में कई प्रकार के शिल्प प्रचलित थे दोस्तों, जो संभवतः राज द्वारा व्यवस्थित होते थे। तांबे में टिन मिलाकर धातु जो कर्मी होते थे, जो धातु शिल्पी होते थे, वो क्या बनाते थे, कांसा बनाया जाता, यानी तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। शिल्पी जो थे दोस्तों कांस्य से प्रतिमाओं और बर्तनों के अतिरिक्त कई प्रकार के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे आरी हो गया, कुल्हड़ी हो गया, छुरा हो गया, बर्छा हो गया। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिल्प उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा दक्ष थे, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है शिल्प कला अपने चरमोत्कर्ष पर भी थी। यानी आप कह सकते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता उस ज़माने के समकालीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई दूसरी सभ्यता नहीं थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ऐसी कोई दूसरी सभ्यता उस समय मौजूद नहीं थी जितनी विकसित थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आभूषण है, ठीक है, एक मुहर, यहाँ पर बाट है, पक्की मिट्टी से बना वृषभ है, धातु के औजार हैं, मृद भांड हैं, फायांस से बने एक पात्र है दोस्तों, अवतल चक्की, फलक, मनके, ये वो सारे जो शिल्प कला के रूप में बहुत ही दक्ष माने गए थे हड़प्पा सभ्यता को। ये सारे साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान, ठीक है, मिले हुए हैं, जो ये पूरी तरीके से उसका प्रतीक है कि हड़प्पा सभ्यता शिल्प कला मनके बनाने में काफ़ी दक्ष माने गए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्लियर। चलिए हड़प्पा में दोस्तों मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों जो मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र था वो क्या था, चौंदड़ो, लोथल, और इसके अलावा दोस्तों धौलावीरा में छेद करने का सामान मिला है, यानी जो आप कह सकते हैं कि छेद करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए या माइनिंग करने के लिए जो औजार था वो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से मिला है। और जो
हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र वो कौन कौन से दोस्तों थे? चहुंदड़ो और लोथल। लोथल जो गुजरात में है। क्लियर। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा वो है बाट। बाट हड़प्पा सभ्यता के लिए दोस्तों एक बहुत ही उपयोगी वस्तु थी, क्योंकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की माप तोल की प्रणाली की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है माप तोल की प्रणाली में पूरी तरीके से दक्ष थे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाट के बारे में। बाट जो होता था दोस्तों वो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता। किस नामक पत्थर से? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट दोस्तों क्या होते? प्राय घनाकार यानी क्यूब के आकार के होते थे। राइट। बाट जो प्राय क्या होते दोस्तों? घनाकार होते थे यानी क्यूब के आकार के होते थे। इस पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता था, यानी बाट जो प्लेन होता था उस पर 1 किलो 2 किलो कुछ भी किसी प्रकार कोई लिखा नहीं होता था। और अगर हम बाट के निचले मानदंड की बात करें तो वो द्विधारी आधार के थे, तो यानी 1 2 3 4 8 16 32 64 से लेकर 12,800 तक के जो है हमें हड़प्पा सभ्यता में बाट मिले हैं। ऊपरी मानदंड की बात करें तो ऊपरी मानदंड दोस्तों जो है वो दशमलव प्रणाली के अनुसार था। यानी दशमलव प्रणाली, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो माप तोल की प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी, तो वो थी आधारित दोस्तों दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। छोटे बाटों का प्रयोग दोस्तों संभवतः आभूषणों तथा मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। तो यानी अगर हम कहें तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आपको पता ही है कि पूरी तरीके से व्यापारिक रूप से दक्ष थे। इनका व्यापार बहुत ही विकसित था और इसीलिए दोस्तों बाट का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के बाद के व्यापार को बढ़ाने के लिए इसका एक प्रमुख उपयोग की होता था बाटों का। राइट। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो चट पत्थर के मिले जो बाट मिले हैं उसके आकार आप देख सकते हैं किस आकार के बाट हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं खुदाई के दौरान। जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों घनाकार यानी क्यूब के शकल के आकार के बाट हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। और ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ जो बाट हैं वो इस तरह के मिले हैं। इसके अलावा मनके भी ये हैं। तो ये दोस्तों आप बिल्कुल अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितनी विकसित सभ्यता थी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों मनके के बारे में बात करें तो मनकों को कार्नेलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर जैस्पर सेलखड़ी स्फटिक आदि से बनाया जाता था। तो मनके जो बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे दोस्तों? एक कार्नेलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर जैस्पर सेलखड़ी आदि पत्थरों से मिलाकर बनाया जाता था। धातु सोना तांबा कांसा पक्की मिट्टी कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर भी बनाया जाता था। जैसे हमने आपको बताया कि टिन तांबा और कांसा को मिलाकर टिन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता था। मनकों का आकार दोस्तों गोलाकार भी होता था और डोलाकार भी होता था, यानी कुछ गोल भी होते थे और कुछ दोस्तों मनके जो है इस आकार के होते थे जो डोलाकार थे। ठीक है, इस आकार के होते थे। राइट। और कुछ गोलाकार थे। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता था। कई जगह पर सेलखड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर भी मनके बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम मनके की बात करें तो जो अधिकतर मनके पाए गए हैं वो किस धातु से बने थे, किस पत्थर से बने थे? तो सेलखड़ी नामक पत्थर से जो मनके बनाए गए थे। और जिस पे अगर हम बात करें तो उस पर कार्नेलियन का लाल रंग का सुंदर लेप भी हमें दिखाई दिया है। हमें खुदाई के दौरान ऐसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वह है हड़प्पाई लिपि की। तो हड़प्पा आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अभी तक जो इतिहासकार हैं, जो पुरातात्विद हैं, जो लिपिकार हैं, अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है दोस्तों। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण दोस्तों कि जो हड़प्पा की लिपि एक चित्रात्मक लिपि है, यानी चित्रों के आकार की श्रृंखला है और उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लगभग जो अक्षर जो चिन्ह जो चित्र के चिन्ह दोस्तों वो लगभग कितने 375 से 400 के आसपास के चिन्ह हैं। और हड़प्पा लिपि दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी यहाँ से लिखने की शुरुआत दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसा आप उर्दू लिखते हैं ठीक वैसे ही दाएं से बाएं हड़प्पा सभ्यता जो लिपि थी लिखी जाती थी। कई लेखों में दोस्तों ये लिपि धुंधली है और अस्पष्ट है, यानी सही भी उकेरी नहीं गई है। तो ये कुछ कारण है दोस्तों
जिससे वजह से हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये हड़प्पा लिपि की विशेषताएं भी हैं दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताइए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, जो हड़प्पा लिपि है वो किस प्रकार चित्रों में हमें दिखाई देती है। तो ये ऐसे चित्र हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, और ऐसे कुल चित्रों की संख्या दोस्तों जो है, चिन्हों की संख्या है वो 375 से 400 के आसपास है। अब ये देख सकते हैं जो चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सब हड़प्पा लिपि के चित्र हैं जिन्हें संयोज कर रखा गया है भारतीय इतिहास मंत्रालय में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हड़प्पा संस्कृति में शासन व्यवस्था की बात करें, तो हड़प्पा संस्कृति की शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर 3 अलग अलग मत है दोस्तों। अब ये 3 अलग अलग मत क्या है? पहला मत दोस्तों ये है कि कुछ इतिहासकार और पुरातात्विक मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं था और सभी की स्थिति समान थी। यानी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पाई जो सभ्यता थी, हड़प्पाई जो समाज था, उसमें किसी एक शासक का शासन नहीं था, यानी कोई राजा नहीं था, सभी की स्थिति सामान्य थी, सब अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं करते थे, यानी उन्हें निर्देश देने वाला कोई भी नहीं था। इतिहासकारों का दूसरा मत यह मानता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था, बल्कि एक से अधिक शासक थे। क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता थी और बहुत दूर तक फैली हुई थी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है। तो इतनी बड़ी सभ्यता को कोई अकेला शासक इतनी आसानी से, इतना कुशलतापूर्वक नहीं चला सकता है। तो इतिहासकार का दूसरा मत है कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता में एक शासक नहीं बल्कि एक से अधिक शासक रहे हों, तभी इस सभ्यता को इतना विकसित किया जा सका था। ये इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है जो ये मानता है। इसके अलावा दोस्तों इतिहासकारों का जो तीसरा वर्ग है वो कहता है कि हड़प्पा एक राज्य था, क्योंकि इतने बड़े आकार में फैला होने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी। जैसे कि वस्तुएं जो हमें खुदाई के दौरान मिली है बिल्कुल समान थी, ठीक है। नियोजित बस्ती थी। अब इतनी अच्छी नियोजित बस्ती दोस्तों कोई शासक ही करवा सकता था, और वो शासक दोस्तों एक आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी रहा होगा। ईंटों का समान आकार, हमें हड़प्पा सभ्यता में ऐसे जो तमाम ईंटें मिली दोस्तों वो एक समान आकार की हैं, और समाज की जो संरचना थी और जीवन निर्वाह के जो तरीके थे वो हूबहू पूरे हड़प्पाई समाज में एक जैसे ही मिले। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा समाज में शासक थे या राज था, और उसी राज्य में पूरे शासक काल के दौरान आप कैसे शासक जो है राज करता था और अपने अधिकारों का प्रयोग जनता से करवाया करता था। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपको इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो है तो उसे आप स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हड़प्पाई समाज की धार्मिक मान्यता की, यानी हड़प्पा समाज के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। दोस्तों जितने अभी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है उससे ये बातें सामने निकल कर आई हैं कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग जो है प्राकृतिक पूजा करते थे, यानी वो किसी एक लोक की पूजा नहीं करते थे। वो आग की भी पूजा करते थे, हवा की भी पूजा करते थे, अग्नि की भी पूजा करते थे, पानी की भी पूजा करते थे। तो यानी प्रकृति पूजा के उपासक थे कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसके अलावा दोस्तों आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा गया है। कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, और इसकी तुलना दोस्तों पशुपति शिव के समान के रूप में की गई है। पत्थर के शब्दों को अगर बात करें तो शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव के लिंग की पूजा किया करते थे, और मातृ देवी यानी पृथ्वी और मातृ देवी की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग भी किया करते थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता को किसी एक धर्म से देखना या एक धर्म के रूप में मानना एक कतई सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को दोस्तों पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर दोस्तों ये टॉपिक भी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था। यहाँ देख सकते हैं जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जानवरों से घिरे हुए हैं, इसे शिव के रूप में माना गया है। यहाँ पर ये मूर्ति मिली है जिसकी कहा जाता है इसकी पूजा की जाती होगी, ठीक है। इसके अलावा लिंग के आकार की मूर्ति मिली है जिसको शिव लिंग के रूप में मान्यता मिली हुई, या इसको
साझा किया जाता है, जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता दौरान। अब दोस्तों इस टॉपिक का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक सबसे अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे, कई इतिहासकार और कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग बातें की हैं। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर तो कोई एक मान्यता नहीं है और कोई एक बात सटीक नहीं है। तो जो अधिकतर मान्यता प्राप्त है दोस्तों वह है बाढ़, यानी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ दोस्तों बाढ़ के आने की वजह से हुआ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी सभ्यता थी। और दोस्तों जब नदी का मार्ग परिवर्तन होता है तो मार्ग परिवर्तन से हो सकता है हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई होगी, ये एक इतिहासकार का वर्ग कहता है। दूसरा दोस्तों इतिहासकार कहता है कि भूकंप के आने की वजह से। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो भूकंप के आने से हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान दोस्तों हमें 7 स्तर मिले, यानी 7 स्तर ऐसे मिले हड़प्पा सभ्यता खुदाई की, यानी हड़प्पा सभ्यता बार बार बसी और बार बार उजड़ी है, यानी भूकंप की वजह से। तो ये दूसरा अनुमान लगाया जाता है हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति का। तीसरा वर्ग दोस्तों कहता है कि आकाश तथा महामारी से, या इसे आप कह सकते हैं कि आक्रमण या महामारी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का समाप्त हो गया, क्योंकि महामारी से दोस्तों कई जो है वो समाप्ति हो जाती, कई समाजों की ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली है। क्योंकि हमने हड़प्पा सभ्यता के दौरान देखा कि बहुत से साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि एक साथ कई लोगों के शव जो है एक गर्त में दफनाए गए मिले हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है महामारी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हो गया होगा। कुछ इतिहासकार दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का आर्यों के आक्रमण से मानते हैं, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुई थी वो क्या थी, आर्यों की थी, यानी आर्यों के बाद ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अब क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, आर्य लोहे से परिचित भी थे और घोड़े से परिचित भी थे, तो वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से कई गुना तेज थे। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया होगा। एक और अनुमान लगाया जाता है दोस्तों वह है जलवायु परिवर्तन। कहा जाता है कि जैसे हिमयुग के बाद पार्सेरियन काल आता है, इसी प्रकार से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का भी जो अंत वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो गया होगा। जलवायु परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने आप को सामंजस्य से नहीं बिठा पाए होंगे और वो उनका अंत हो गया होगा, ये इतिहासकार मानते हैं। तो जैसे ही हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत दोस्तों बाढ़ के आने की वजह से हुआ है, भूकंप आने की वजह से हुआ है, राइट। इसके साथ साथ कहा जाता है कि भूकंप और आर्यों का जो आक्रमण था दोस्तों, आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा की जो सभ्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, यह अनुमान लगाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ और क्या कारण थे हड़प्पा सभ्यता के अंत के। ये कुछ दोस्तों इतिहासकारों ने कारण बताए हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के, हालांकि ये कारण भी पूरी तरीके से सटीक नहीं है, बस अनुमान के आधार पर ये बातें कही गई हैं। क्लियर। चलिए इस चैप्टर का दोस्तों आज का, यानी अब कह सकते हैं पूरे चैप्टर के आज का लास्ट टॉपिक है, तो वो है दोस्तों कनिंघम का भ्रम। तो कनिंघम का भ्रम क्या था, तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि कनिंघम कौन था। तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल थे, यानी कनिंघम ही व्यक्ति जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज की शुरुआत की थी। उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं बल्कि छोटी सी सभ्यता है, ये उनका भ्रम था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता दोस्तों पता है आपको सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा की मोहरों को समझने में कनिंघम असफल रहे, हड़प्पा का काल निर्धारण करने में भी कनिंघम असफल रहे, और उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा जबकि वे उससे भी पुराने थे, और उन्होंने केवल लिखित प्रमाण के ऊपर विश्वास किया जिससे वह गलती कर बैठे। तो ये दोस्तों था कनिंघम का हड़प्पा सभ्यता को लेकर भ्रम, कि कनिंघम सोच रहे थे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इतनी विकसित सभ्यता नहीं, इतनी बड़ी सभ्यता नहीं, उसे छोटी मान रहे थे और उस तरीके पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों आज हड़प्पा सभ्यता का हमारा पूरा टॉपिक दोस्तों समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भर देता है। और आप और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे दोस्तों, आप पढ़ते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।